हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर लिया है और हमने उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी कमियों के बारे में भी बात कर ली है। सो अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे स्टूडेंट्स, और हम अब मेन तीन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कैश फ्लो से कंसर्न रखती हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अब आपका पूरा ध्यान जो है वो चैप्टर में बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की थी कि जो तीन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सबसे लास्ट में आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये तीन एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन में पढ़नी है। और यहाँ पर इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो होता है वो आपको अलग रखना है। इन तीनों एक्टिविटी से अलग रहता है ये हमेशा, ठीक है? तो ये तीनों एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होता, इसका कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को अलग क्यों रखते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो यहाँ पर फिलहाल मैंने सबसे पहले जो एक्टिविटी ली है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ली है। इसका एक कारण है स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर आप शुरू में पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा मतलब आप ना समझ पाएँ, ठीक है? वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है। याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझना बहुत आसान है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझना भी बहुत आसान है। तो पहले इन दोनों को समझेंगे और उसके बाद कहा जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो इन दोनों में नहीं आती। क्लियर है? तो सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा, जब दोनों में आप इन दोनों में क्या आता है पता लग जाएगा आपको। तो इन दोनों में जो नहीं आता वो ऑपरेटिंग होगा, ये भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसीलिए मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले कराने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द एक्विजिशन and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब है अपनी एसेट्स बढ़ाना, सीधा सा एसेट्स के बारे में होता है ये। आपने अकाउंट्स पढ़ी है 11th क्लास में, है ना? 12th की भी आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी। सो यहाँ पर आपको पता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एसेट्स पे अगर कोई चीज़ असर डालती है ना, या तो बढ़ेगी या कम होगी। सिर्फ बढ़ना नहीं होगा, बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन ओनली एसेट्स। लाइबिलिटीज का यहाँ पे सोचना भी नहीं है आपको, पहले तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है? तो जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी ना, तो आपको एसेट्स के बारे में सोचना है कि आपकी एसेट्स बढ़नी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं से उधार लेते हैं, ठीक है, उधार लेके आ गए आप, कैश फ्लो तो हो गया, कैश फ्लो अपना अंदर आया, है ना? क्योंकि कंपनी के अंदर आया है उधार का पैसा, तो उसको आप इसमें मत डाल देना, क्योंकि वो उधार है, वो अलग एक्टिविटी है, वो फाइनेंसिंग में हम सीखेंगे। तो पहले तो ये क्लियर कर लो, इन्वेस्टिंग हो गया एसेट का, फाइनेंसिंग हो गया लाइबिलिटी का। इतना क्लियर है? इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। हाँ, एसेट बढ़ेगी और घटेगी दोनों इसमें आएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी घटेगी दोनों इसमें आएगा, लेकिन कभी भी एसेट का इसमें मत डालना और लाइबिलिटी का इसमें मत डालना। आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलो, तो सीधा सा एसेट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, या तो एक्विजिशन करना होगा, मतलब या तो उसको खरीदें, कहीं से भी आप उसको प्राप्त करें, या डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब क्या होता है, या उसको बेचना है आपको, ठीक है? कभी मशीन खराब हो जाती है या कोई ज़मीन आप बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो या तो एसेट बढ़ेगी या कम होगी। और यहाँ क्या लिखा है, एसेट्स भी दो तरह की होती है, करंट एसेट्स होती है और लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली लॉन्ग टर्म एसेट्स लेनी है आपको, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात होती है, क्योंकि करंट एसेट्स तो इसमें भी आ जाती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है? एंड अदर इन्वेस्टमेंट, कोई और इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने कर रखी है लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, लेकिन याद रखना, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट पहले से ही है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं डालेंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मत डालना, क्योंकि इसमें आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट इसीलिए मैंने अलग से लिख भी दिया है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो शॉर्ट टर्म हमेशा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आती है, और ये जो है
ये सेपरेट फ्रॉम द एक्टिविटीज, ये सभी तरीके की एक्टिविटीज से अलग होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स सभी तरीके एक्टिविटीज से अलग होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। सो एग्जांपल तो पढ़ेंगे ही, और साथ साथ में एक काम मैं आपको और दूंगा कि आपको ये पता लगाना है कि कैश जो है वो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, ये भी आप लगाते रहें। हालांकि ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। अब देखना सभी एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन आएगी कि एसेट के बारे में ही होगा, एसेट्स के बारे में ही आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है स्टूडेंट्स, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आगे ना फिक्स्ड एसेट्स, अब आप मान लो कि कोई मशीन खरीदना चाहते हो, कोई लैंड खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो वो फिक्स्ड एसेट में होती है, तो आपने पेमेंट कर दी। याद रखना फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूडिंग इनटेंजिबल एसेट्स भी है, ऐसी एसेट्स जो आपको दिखाई नहीं देती या महसूस नहीं कर सकते हो, है ना। कौन सी होती हैं ऐसी एसेट्स के एग्जाम्पल, पेटेंट होता है, हॉलमार्क होता है, गुडविल होता है, ये सारे आपको बताए गए होंगे जब आपको 11th की अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होगा, है ना। तो ये सारी जो एसेट्स होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो इन पे भी अगर आपने खर्चा किया है इनको खरीदने में तो वो इसमें आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी क्योंकि आपने पेमेंट की है तो खरीदी होगी। लेकिन जिसकी वजह से कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने भाई। देखो कुछ भी खरीदोगे तो कैश तो देना पड़ेगा ना, तो इसको हम आउटफ्लो में काउंट करते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अभी मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ये पता लगाएं कि कैश भी इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि हमको इस चैप्टर में क्या बोला है कि सिर्फ कैश के हिसाब से हमको सोचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसका उल्टा देखिए, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई भी फिक्स्ड एसेट बेच दें तो उससे हमको पैसा मिलेगा ना, तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट तो कम हो जाएगी, लेकिन कैश के बारे में बात करें तो इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। ठीक है, तो ज़रा कनेक्ट कीजिएगा, जब एसेट कम हो रही है तो इसका मतलब कैश बढ़ रहा है, जब एसेट बढ़ रही थी तो इसका मतलब कैश कम हो रहा था। ठीक है, चलिए और कहाँ कहाँ हम लोग पैसा लगा सकते हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा सीधा फिक्स्ड एसेट्स वगैरह में ही पैसा लगाओ, आप किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज़ भी खरीद सकते हो। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं हम जिस कंपनी में अकाउंटेंट हैं, क्योंकि भाई देखो हम तो अकाउंटेंट की तरह ही सोचेंगे, हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कंपनी ए में अकाउंटेंट है, ठीक है, और हमारे पास थोड़ा सा कैश ज़्यादा हो गया है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जिसकी वजह से कैश हमारे पास खाली पड़ा हुआ है, हम उसको कहीं लगाना चाहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कंपनी बी है जिसके शेयर्स अभी अवेलेबल हैं और ये कंपनी हमको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी आगे, तो मैं क्या करूँगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, मतलब इनको उधार दे दूंगा बेसिकली। ठीक है, शेयर्स खरीद लूंगा या डिबेंचर्स खरीद लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, पैसे इनके पास पहुंच गए, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं आई, क्योंकि मैंने तो इनको पैसा दिया ना। फ्यूचर में मेरे पास पैसा वापस ही आएगा, जाएगा नहीं कहीं। ठीक है, मेरे पास से और पैसा जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी तो एसेट ही हो गई ना मेरी। तो जब भी किसी को हम उधार देते हैं, चाहे वो डेटर क्यों ना हो, लंबे समय के लिए अगर आपने उधार दिया है किसी कंपनी को, जैसे आपने उसके शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए या बॉन्ड्स खरीद लिए, तो ऐसे में भी आपकी एसेट ही मानी जाएगी वो, लायबिलिटी मत समझना इसको। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि भाई डिबेंचर नाम आ गया तो हमेशा लायबिलिटी होती है, नहीं। वो लायबिलिटी तब होगी जब हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर किसी को देके पैसे उठाए हो मार्केट से, वो लायबिलिटी तब होगी, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हम किसी और के शेयर्स खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये एसेट में ही आएगा। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एसेट बढ़ेगी मेरी और जो कैश है वो आउटफ्लो हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सेल ऑफ सिक्योरिटीज से कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब है जो आपने अभी खरीदी थी ना सिक्योरिटी, वही बेच दी, वो किसी और को आपने बेच दी, तो क्या हुआ, आपका पैसा वापस आ गया। या उसी कंपनी को अगर आपने बेच दी तब भी पैसा वापस आ गया। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है।
अब आप कहेंगे सर यहाँ पर अपनी कंपनी के शेयर बेचे जा रहे हैं, नहीं, ये अपनी कंपनी के शेयर नहीं है, क्योंकि एक वर्ड आता है, अगर अपनी कंपनी के शेयर्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं ना, तो एक वर्ड आता है इशू, ठीक है। इशू अगर आता ना कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं होता। ये तो खरीदी हुई सिक्योरिटीज बेची जा रही है। यहाँ पे ब्रैकेट में एक और चीज लिख लीजिए, ऑलरेडी परचेज्ड, ठीक है, जो पहले से ही खरीदी हुई थी उसको हम बेच रहे हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कैश का इनफ्लो होगा, जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे थे उसी को वापस कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग कम हो गई, आपकी एसेट कम हो गई ना, तो इस वजह से आपके ऊपर कोई उधार नहीं आया है, ठीक है, एसेट कम हुई है तो इनफ्लो हो गया। चलिए एक और एग्जांपल है स्टूडेंट्स, लास्ट में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन और रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब बिल्कुल ऊपर वाला ही पॉइंट है। अब देखिए क्या है कि ये तो आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, लेकिन कभी कभी आप किसी अ, आदमी को भी पैसा दे देते हैं, है ना, लोन के तौर पर। तो लोन एंड एडवांसेस यहाँ पर आपने लिया नहीं है, आपने दिया है, क्योंकि हमको सिर्फ एसेट के बारे में बात करनी है। तो लायबिलिटी मत बढ़ा लेना अपने ऊपर। लोन एंड एडवांसेस अगर यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा आपने दिया ही होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपसे उधार लिया था पहले और उसने वो उधार चुका दिया, देखिए उधार चुका दिया, ठीक है, तो उसने जो है वो अपना काम पूरा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एसेट जो है, ठीक है, यहाँ पर एसेट आपकी कम हो गई है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे कम हो गई? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी को उधार देते हैं ना, तो हम उसको एसेट में ऐड करते हैं। जितने भी डेटर्स होते हैं क्या होते हैं, हमारी एसेट होते हैं ना, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास पैसा आता ही है। लेकिन अगर उसने पैसा चुका दिया तो हमारी एसेट कम हुई है, ये मत सोचना लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये एसेट कम होना, लायबिलिटी बढ़ना, ये दोनों अलग पॉइंट है। एसेट क्यों कम हुई है? उसने पैसा चुका दिया, ठीक है, हमारे ऊपर कोई उधार थोड़ी हुआ। तो अपने हिसाब से भी सोचना है, अगर हमारे ऊपर किसी तरह का उधार बढ़ा होता तो स्टूडेंट्स उसमें हम बोलते लायबिलिटी बढ़ गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर हुआ क्या है, हमने इन्वेस्ट किया था किसी को उधार देके, उसने अपना उधार चुका दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो ये भी एक तरह का एसेट है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो? बस जाहिर सी बात है कैश इनफ्लो ही होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें आउटफ्लो होगा क्योंकि इसी में एक ही में दो केस दे दिए, तो यहाँ पे आउटफ्लो होगा और दूसरे में इनफ्लो होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक था वो मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर है। हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा एसेट से रिलेट करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमेशा लायबिलिटी से रिलेट करेगी, ठीक है। इसमें हम उधार चढ़ाएंगे अपने ऊपर, उधार चढ़ाएंगे और उधार वापिस लौटाएंगे, बस ये दो किस्सों में फाइनेंसिंग खत्म होगा। क्लियर है? अब एग्जाम वाले आपको इसी चीज़ों में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को क्लियर रखना, बाकी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।